देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। फिर से बीच में आ गए ना जोशी जी। कोई जरूरत नहीं है इन लकीरों की व्याख्या करने की और इस पर बात बहस करने की। रमा, कुछ मत बोलो। किसी से उनका बोलने का हक छीनकर चुप कराना गलत है, तो इन्हें बोलने दो। इनका पक्ष समझकर फिर हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन बात ही क्यों करनी है? कोई लकीर नहीं रहेगी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप! अगर इस खींची गई लकीर को मिटाया तो फिर तो क्या? मुझे भी कोई शौक नहीं है इन लकीरों को मिटाने में अपना समय बर्बाद करने की। मैं बस अपने पति के नाम की तख्ती लेने जा रही हूँ। रुको रमा, मत करो ऐसा। जो हो रहा है उसे होने दो। क्या होने दो? रोज ऐसे फालतू का नाटक चलता रहेगा और आप इसमें उलझे रहेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि यह सब फालतू का नाटक है। आप मुझसे बहस मत कीजिए। अरे रे 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 रे, मैंने तो सुना था कि भीम रमा दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं। जब दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, दोनों को ही नहीं लग रहा कि दूसरा सही है और दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है, तो फिर किस बात के सबसे अच्छे हस्बैंड वाइफ? देखिए, मेरा हाथ छोड़ी, मुझे अंदर ले जाने दीजिए। नहीं रमा, अब लकीर की बात बाद में, पहले ये देखते हैं कि कौन किसकी बात मानता है और कैसे दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की गरिमा को बचाते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो रमा। रिश्ते की गरिमा बचाने का सवाल ही नहीं आता यहाँ। बस छोटी सी बात है ये। रमा, घरेलू झगड़े। भीमराव, थोड़ा सा अंतराल लेते हैं। उस अंतराल के बाद हम सब मिलकर एक साथ तुम्हें ये समझाएंगे कि ये लोग क्या कहना चाहते थे। ठीक है? जरूर नरोत्तम जोशी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। आपने हमारी जात के लोगों के लिए एक साथ जैसे शब्द का प्रयोग किया। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अंतराल लेते हैं। उस अंतराल के बाद हम सब मिलकर एक साथ तुम्हें ये समझाएंगे कि ये लोग क्या कहना चाहते थे। मिलते हैं अंतराल के बाद। चलो। ये कभी मेरी बात सुनते ही नहीं, खुद भी समझ रहे कि वो सब मिलकर उन्हें उलझा रहे। बार बार की तरफ उनका समय बर्बाद कर रहे। कभी खुद ही कहेंगे हमें हर बात पर रुककर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन अभी खुद ही उन सब के चक्कर में उलझ गए और उन्हें ऐसा देखते हुए तो बहुत बुरा लगता है।
आंसू पोंछ लो रमा, रो मत। रो भी नहीं क्या? आपने तो रुलाया है मुझे। कुछ कहते हो तो सुनने का है आपके सिद्धांतों की लकीर इतनी मजबूत है ना कि उसे टकराकर आपकी पत्नी कई बार घायल हो जाती है, और घायल के रोए भी ना क्या। आप जाइए, इंतजार कीजिए कि वो सब मिलकर आपको समझाएंगे। पोंछ लो ना आंसू रमा, मत रो। क्यों आंसू पोंछूं? और मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आप मेरी सुनते हैं क्या? जिद मत करो रमा। और कभी कभी अपने पति की बात भी मान लिया करो। अब ऐसे क्यों है? समझ में नहीं आता। पहले खुद ही रुलाता है और फिर ऐसी बातें करके आंसू पोंछता है, मैं आपको रोक भी नहीं पाती। सही कहा तुमने। मेरे सिद्धांतों की लकीरें इतनी मजबूत है कि कई बार तुम उन्हें टकरा के घायल हो जाती हो। मगर क्या करूं रमा, ये भीमराव अपने सिद्धांतों की लकीरों को कमजोर भी तो नहीं होने दे सकता ना। आपने जो भी मुझे समझाया ना, एकदम सही। मन तो कर रहा है कि भीमराव को उसकी हैसियत अभी डेविड सर को बुलाकर सबके सामने दिखा दूं। अभी नहीं, फिलहाल मैं ये बताता हूं कि भीमराव को जाकर क्या समझाना है। भीमराव, देखो इन लकीरों को। लकीर का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। लकीर के इस पार खड़ी है आरती, जो कि एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। आरती खुद बड़े लोगों की सेवा करती है, सेवक है, सर्वेंट। और देखो इसलिए कितनी खुश है। और यही सत्य है भीमराव की तुम्हारी जात के लोग जब तक सेवक होंगे, दास होंगे, तब तक खुश होंगे। क्यों? लकीर के उस पार तुम खड़े हो भीमराव, जो कि एक बार नहीं, चंद लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जिन्हें लगता है कि वो बड़े लोगों के बराबर हैं, जिनकी आंखों में फर्जी सपने हैं और जो ये सोचते हैं कि ये सपने देखकर वो बहुत ऊंचाई हासिल कर लेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। वो जीवन भर भटकते रहेंगे तुम्हारी तरह। और भीमराव अपनी पत्नी रमा के साथ मेरे सामने उस लाइन पे आके खड़े हो जाओ तो मैं 2 मिनट में तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोगों की हैसियत दिखा दूं। आरती, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? दीदी, आपको यहाँ मेरे साइड में आके खड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं आ सकते तो कम से कम चुपचाप तो खड़े रहिए।
भीमराव, सोच क्या रहे हो? आओ लकीर के पास आओ। लकीर के पास आते ही आरती तुम्हें 2 मिनट में तुम्हारी औकात दिखा देगी। आ जाओ। बाबा, बाबा इन्हें समझाइए ना कि ये अंदर जाए। बेवजह सब इनकी बेइज्जती करेंगे, बाकी सबसे मैं निपट लूंगी। भीम, रमा सही कह रही है। जा बेटा, तू कॉलेज जा। इन लोगों के सवाल के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। भीम, इनकी बातों में क्यों फंस रहा है? धन्यवाद नरोत्तम जोशी जी। हितेश काका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने ये 2 लकीरें खींचकर बड़ी आसानी से हम सबको ये समझा दिया हमारी जात के हर व्यक्ति को इन 2 रास्तों में से एक रास्ते को चुनना होगा। नरोत्तम जी, ये लकीर दासत्व के भाव से जकड़ी हुई है। सोच के ये छोटी जात वाले कितने बेवकूफ होते हैं। थोड़ा सा ऊंचा महसूस कराया नहीं कि पैरों में गिर गए। इस लकीर पर खड़े होने वाले लोग मानसिक रूप से ये मान लेते हैं कि हमारी जात का जन्म बड़ी जात के लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मालिक, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके कोनो काम आ पाए। आपने सही कहा नरोत्तम जोशी जी। हमारी जात के बहुत सारे लोग आज इसी भाव से बंधे हुए हैं। जब जब गिरने से पैसे मिलेंगे ना, तब तब गिरेंगे। और इस लकीर पर चलना आसान भी है क्योंकि लोगों की संख्या भी तो ज्यादा होती है। हर समूह की अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी सुविधाएं हैं, लेकिन इस लकीर पर खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए। सबसे ज्यादा मुश्किल है इस लकीर पर चलना। और पहचान इसी लकीर पर चलने से मिलेगी। जात के नाम से बांधी गई हर जंजीर इसी लकीर पर चलने से टूटेगी। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो लकीर है वो मेरी खींची गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझसे पहले भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस लकीर पर चलने की वकालत की होगी, और मेरे बाद भी कई लोग जन्म लेंगे जो इस लकीर पर चलने की वकालत करेंगे। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले इसी लकीर पर चलने की बात करते थे। कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति के शिक्षित होने या ज्ञान पाने के अधिकार से उसे वंचित नहीं कर सकता है।
सत्य तो यह है कि शास्त्रों का हवाला देने वाले ये लोग ये शिक्षा को किसी खास वर्ग से सीमित करने की सामाजिक साजिश कर रहे हैं। चाहे अंबेडकर गुरुजी हो, चाहे केलुस्कर गुरुजी हो, दोनों ने भीम को यही सिखाया है। ये जो मेरा शिष्य भीमराव है ना, एक न एक दिन ये आपकी सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर देगा। अपना संघर्ष ऐसे ही जारी रखो, देखना तुम एक दिन जरूर सफल होगे। और बड़ौदा के सयाजी महाराज भी तो इसी रास्ते पे चलने को कहते हैं। मैं एक राजा हूं, किसी की जाति मेरे लिए सीमा नहीं बन सकती। मैं अस्पृश्यता को नहीं मानता। आप सबको बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि मैंने जो परीक्षा ली थी भीमराव की, उसमें वो उत्तीर्ण हो चुके हैं। और मेरे भीम भैया भी। मेरे भीम भैया ने मुझे इस रास्ते पर चलना सिखाया है। तुम हमारे नेता हो। मुझे लगता है जिस मोहल्ले में पहली बार लाइट लगती है, उस मोहल्ले का कोई खास व्यक्ति ही लाइट को जलाता है। और इस मुहिम की शुरुआत तो भीमराव ने की है, इसलिए मैं चाहता हूं इस लाइट को भीमराव जलाए। मैंने तुमसे कहा था ना, भीमराव हमारी पुष्पा को जरूर ढूंढ निकालेंगे। भीमराव, हम तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। भीमराव, तुम कभी वकील बनोगे नहीं बनोगे ये पता नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम नायक नहीं महानायक बनोगे। ओ रमा, तुम भी आके खड़े हो जाओ उस लाइन में, ताकि सारे नाकामयाब लोग एक साथ लाइन में खड़े दिखाई दे और हम मजे ले। इस लकीर का तो पता नहीं, मगर जहाँ भीमराव अंबेडकर रहेंगे वहाँ उनके बगल में उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर भी रहेगी। जोखू, तुम भी अपने पत्नी को अपने पास बुलाओ और यहीं खड़ा करो। हितेश काका, रहने दीजिए। जो लोग वहां खड़े हैं उन्हें वही खड़ा रहने दीजिए, क्योंकि ऐसा एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी जात में जो लोग ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है, भ्रमित है। क्या हो रहा है यहाँ? प्रणाम। कोई नया नाटक हो रहा है क्या यहाँ भीमराव? अरे ये तुम लोग ये लकीरें खींचकर अलग अलग समूह में क्यों खड़े हो? नरोत्तम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी प्रचंड देव जी, मैं समझाता हूं और आप भी अच्छे से समझिएगा। हमारी जात का भूगोल, हमारी जात की मानसिकता और आपकी जात की दखलंदाजी। हम समझे नहीं भीमराव। दरअसल हमारी जात या हमारी जात जैसी और भी शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित जो जातियां हैं,
ये सब जातियां 3 समूहों में बटी हुई है। पहला समूह वो है जो ये मानता है कि बड़ी जात के लोगों की या अंग्रेजों की सेवा करना ही उनकी किस्मत है। ये जो लोग हैं, ये उस समूह के प्रतिनिधि हैं। दूसरा समूह वो है जो जानता है कि अगर हम लड़ेंगे, जूझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जीवन मुश्किल होता जाएगा, लेकिन भविष्य बदला हुआ नजर आएगा। और हम सब उस समूह के प्रतिनिधि हैं।